हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की जो बुक है उसका हम वेक्टर का टॉपिक कर रहे हैं। और वेक्टर के टॉपिक के अंदर जो एक्सरसाइज नंबर 4 है 12.4, इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। और ये कंप्लीट जो एक्सरसाइज है ये सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन के ऊपर बेस्ड है। और आज के लेक्चर के अंदर हम इस एक्सरसाइज के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर चलिए स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, शो दैट द पॉइंट ए, एक पॉइंट हमारे पास ए है और ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखे हैं 1 -2 और -8। उसके बाद एक पॉइंट हमारे पास बी है और उस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5 0 -2। एंड एक सी पॉइंट है और उस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 11 3 7 आर कोलिनियर। क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताया है कि ये जो तीनों पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये हुआ कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। मतलब बी जो पॉइंट है वो बी पॉइंट ए और सी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कुछ ना कुछ रेशियो के अंदर डिवाइड करता है। तो हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि वो रेशियो क्या बनेगा, किस रेशियो के अंदर ये डिवाइड करेगा। तो पहले हमने इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लिया। हमने एक लाइन सेगमेंट लिया, ये हमने लाइन सेगमेंट ले लिया और यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया ए और एक पॉइंट हमने ले लिया सी। और इन बिटवीन दीज टू पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पर भी इस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट बी ले लिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने तीनों पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे वो गिवन है, तो हम उनको लिख लेते हैं। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 -2 और कितना है -8। और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5 0 और कितना है -2। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 11 3 7। अगर इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है तो हम इन तीनों पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में इनको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमने जितनी भी क्लासेज की थी सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर या वेक्टर का टॉपिक जब हमने स्टार्ट किया था पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन के ऊपर, तो हमने वहां पे किसी भी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो उनको हमने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमने लिखा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, जो हमारे पॉइंट पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए के लिए पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, आई कैप -2 j कैप और कितना आ गया -8 k कैप। उसी टाइप से पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, बी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर क्या बनेंगे, 5 i कैप +0 j कैप और -2 k कैप। उसी टाइप से पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, सी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर क्या बनेंगे, 11 i कैप +3 j कैप और +7 k कैप। तो हमने इन तीनों पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट गिवन थे उन कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या लिख लिया, इनके पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया। अब हमने यहाँ पर ये माना कि ये बी जो पॉइंट है, ये बी पॉइंट एसी लाइन को लैम्बडा रेशो 1 के अंदर डिवाइड करता है। हमने मान लिया कि ये लैम्बडा रेशो 1 के अंदर क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। तो अब हमने यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है फॉर इंटरनल डिवीजन के लिए, क्योंकि बी पॉइंट ने एसी लाइन को इंटरनली डिवाइड किया है। तो हमने मान लिया कि इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया वेक्टर आर, और वेक्टर आर किसके इक्वल है, वो हमने क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि 5 i कैप +0 j कैप और -2 k कैप।
हमने ये वेक्टर आर की वैल्यू मान ली, और जो इनिशियल जो पॉइंट है ए, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बने, 11 आई कैप माइनस 2 जे कैप और माइनस 8 के कैप। इसको हमने मान लिया वेक्टर ए, इसको हम वेक्टर ए मान लेते हैं। और सी पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर हैं इसको हमने मान लिया वेक्टर बी से। हमने इनको रिप्रेजेंट कर लिया, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला हमारे पास ये था कि सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन वेक्टर आर इज इक्वल टू m1 इंटू वेक्टर बी प्लस m2 इंटू वेक्टर ए और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। और यहाँ पर ये भी जरूरी नहीं है कि हम इनको वेक्टर ए, वेक्टर आर, वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करें। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कि m1 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट प्लस m2 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो उससे भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस इनको हमने ए और बी और वेक्टर आर की फॉर्म में इसलिए रिप्रेजेंट किया है ताकि हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। तो हमने क्या किया, जो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा बना सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ये इंटरनल डिवीजन के लिए सेक्शन फॉर्मूला हमारा है। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर हम वेक्टर ए की वैल्यू, वेक्टर बी की वैल्यू और m1 और m2 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। और वेक्टर आर की वैल्यू क्या है, वेक्टर आर की वैल्यू है 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप और माइनस 2 के कैप इज इक्वल टू m1 की वैल्यू हमने मानी लैम्बडा और m2 की वैल्यू हमने मानी 1। m1 की वैल्यू हमने लैम्बडा मान ली और m2 की वैल्यू हमने मान ली 1। तो m1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, लैम्बडा इंटू वेक्टर बी हमारे पास है 11 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 7 के कैप और प्लस 1 इंटू वेक्टर ए की वैल्यू है आई कैप माइनस 2 जे कैप और माइनस 8 के कैप और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मतलब लैम्बडा प्लस 1। अब हमने क्या किया, लैम्बडा को 11 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसके साथ के साथ हम जो आई कैप है आई कैप में ऐड करेंगे, जे कैप है जे कैप में ऐड करेंगे और के कैप है के कैप में ऐड करेंगे। तो किस तरीके से आएगा हमारा रिजल्ट, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज हमने लिख ली 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप और माइनस 2 के कैप इज इक्वल टू लैम्बडा को 11 के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो 11 लैम्बडा इंटू आई कैप बनेगा। लेकिन यहाँ पे 1 को अगर आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आई कैप बना, तो आई लैम्बडा आई कैप में आई कैप अगर हम ऐड करेंगे तो वहां से आई कैप को हमने कॉमन निकाल लिया। उसी टाइप से जे कैप और के कैप के लिए किया, मतलब 3 लैम्बडा माइनस 2 इंटू जे कैप और उसके बाद प्लस 7 लैम्बडा माइनस 8 इंटू के कैप और डिवाइडेड बाई आ गया हमारे पास लैम्बडा प्लस 1। अब हमने क्या किया, हमने सभी रिजल्ट्स को सेपरेटली डिवाइड करवा लिया। किस तरीके से, 11 लैम्बडा प्लस 1 और डिवाइडेड बाई लैम्बडा प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस 3 लैम्बडा माइनस 2, 3 लैम्बडा माइनस 2 डिवाइडेड बाई लैम्बडा प्लस 1 इंटू जे कैप, उसके बाद प्लस 7 लैम्बडा माइनस 8 डिवाइडेड बाई लैम्बडा प्लस 1 इंटू के कैप। अब हमारे पास ये जो वेक्टर बना, ये वेक्टर और लेफ्ट हैंड साइड में जो वेक्टर दे रखा है 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप, ये दोनों वेक्टर इक्वल है। तो अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो इनके स्केलर कंपोनेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो स्केलर कंपोनेंट इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 लैम्बडा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आएगा और 3 लैम्बडा
-2 डिवाइडेड बाई लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, और 7 लैम्बडा -8 डिवाइडेड बाई लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू -2 आएगा। तो यहां से हम किसी भी एक रिजल्ट को ले लेते हैं और उस रिजल्ट से हम लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे। तीनों रिजल्ट के अंदर लैम्बडा की वैल्यू हमारी सेम आएगी। तो हमने दूसरा जो रिजल्ट है वो ले लिया। तो सेकंड रिजल्ट में 3 लैम्बडा -2 एज इट इज है, और डिवाइड में जो ये लैम्बडा प्लस 1 है, इस लैम्बडा प्लस 1 को अगर हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके ये 0 बन जाएगा। तो 3 लैम्बडा -2 इज इक्वल टू 0 बचा। तो यहां से 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 2, और लैम्बडा इज इक्वल टू कितना आया, 2 डिवाइडेड बाई 3। और इस लैम्बडा को हम इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, लैम्बडा डिवाइड 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। मतलब जो रेशो लैम्बडा रेशो 1 में डिवाइड हुआ था, तो वो रेशो हमारा क्या बनेगा, 2 डिवाइडेड बाई 3। मतलब ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट एसी लाइन को 2:3 के अंदर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर हम ये रिजल्ट लेते हैं 11 लैम्बडा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लैम्बडा प्लस 1, तो यहां से भी हमारे पास लैम्बडा की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2 डिवाइडेड बाई 3 ही आएगी। अगर लास्ट रिजल्ट लेते हैं तो इस रिजल्ट से भी हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 डिवाइडेड बाई 3 ही आएगी। तो क्वेश्चन के अंदर इन्होंने यही पूछा था कि बी जो पॉइंट है वो बी पॉइंट एसी लाइन को डिवाइड करेगा कुछ ना कुछ रेशियो के अंदर। तो वो हमने रेशियो फाइंड आउट करना था, और रेशियो हमारा कितना आया, 2:3 आया। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा हमारे पास, if P and Q are the midpoint of the diagonal AC and BD respectively of a quadrilateral ABCD। मतलब कोई ABCD क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल हैं, एक डायगोनल AC है हमारे पास और एक डायगोनल क्या है, BD है। अगर इन दोनों डायगोनल के जो मिड पॉइंट लेते हैं, मिड पॉइंट हमने AC डायगोनल का क्या ले लिया, P ले लिया, और BD डायगोनल का हम क्या लेंगे, Q लेंगे। तो इन्होंने कहा है कि प्रूव करो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर सी बी प्लस वेक्टर सी डी इज इक्वल टू 4 इंटू वेक्टर पी क्यू। तो हमने इस रिजल्ट के इक्वल जो है इसको हमने प्रूव करना है। तो पहले इसको डायग्रामेटिकली फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमने एक एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम पहले। ये हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास हो गया ए, और ये पॉइंट हमने ले लिया बी, ये बी पॉइंट हमने ले लिया, और एक लाइन हमने ये ड्रॉ की, ये पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया डी, और एक लाइन हम यहाँ पर ये ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमने ले लिया सी, और डी और सी को हमने क्या करवा लिया, ज्वाइन। तो अब हमारे पास दो डायगोनल थे, एक डायगोनल AC और एक डायगोनल क्या है, BD है। तो A और C को ज्वाइन करवाएंगे तो डायगोनल AC बनेगा। हमने A और C को क्या करवा लिया, ज्वाइन करवा लिया। B और D को ज्वाइन करवाएंगे तो एक डायगोनल BD बनेगा। ये हमारे पास डायगोनल हो गया BD। अब इन्होंने कहा है कि AC जो डायगोनल है, इस AC डायगोनल का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट हमने क्या ले लिया, P ले लिया। इस AC डायगोनल का मिड पॉइंट हमने P लिया, और BD जो डायगोनल है, इस BD डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो हमने क्या ले लिया, Q ले लिया। तो इन्होंने कहा कि पी क्यू को हम ज्वाइन करवा लेते हैं, क्योंकि इन्होंने 4 इंटू वैक्टर पी क्यू का है। डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ है, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट की तरफ। तो ये वेक्टर इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करवाएंगे तो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनेगा, उसको हमने रिकॉल किया वेक्टर पी क्यू से। तो इस वेक्टर पी क्यू को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए,
वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर सी बी प्लस वेक्टर सी डी। मतलब वेक्टर ए बी में ए डी हम ऐड करते हैं और वेक्टर सी बी ऐड करते हैं, वेक्टर सी डी ऐड करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट बनना चाहिए 4 इंटू वेक्टर पी क्यू। तो अब हमने क्या किया कि AC डायगोनल का जो P है वो P मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होता है वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर माना कि लेट ए जो पॉइंट है उस ए पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर हम ए मान लेते हैं और बी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर हमने बी मान लिया और सी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर हमने सी मान लिया और डी जो पॉइंट है इस डी पॉइंट के लिए हमने पोजीशन वेक्टर डी मान लिया। हमने इनको लिखना भी है कि लेट ए पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज वेक्टर ए और बी पॉइंट के लिए वेक्टर बी हमने माना, सी पॉइंट के लिए वेक्टर सी माना और डी पॉइंट के लिए हमने वेक्टर डी माना। अब इन्होंने कहा है कि पी मिड पॉइंट है, तो पी मिड पॉइंट है तो पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ऑफ पॉइंट पी, पी पॉइंट के पोजिशन वेक्टर क्या निकलेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डिवाइडेड बाई 2, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी और डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमने क्यू पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर निकाल लिया क्योंकि क्यू पॉइंट बी डी डायगोनल के लिए क्या बनता है, मिड पॉइंट बनता है। तो क्यू पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आए हमारे पास वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी और डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 2। तो हमने पी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर निकाल लिए और हमने क्यू पॉइंट के लिए भी हमने पोजीशन वेक्टर निकाल लिए। अब हम सोल्व करते हैं, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड जो साइड दे रखी है इस लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलेंगे और इक्वल प्रूव करेंगे हम राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इन्होंने कहा है कि वेक्टर ए बी, वेक्टर ए डी, वेक्टर सी बी, वेक्टर सी डी, इन सभी को ऐड करना हमने। तो हमने पहले वेक्टर ए बी निकाल लिया। वेक्टर ए बी हमारे पास क्या होगा, वेक्टर ए बी को मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट। बी यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट है और ए क्या है, इनिशियल पॉइंट है। तो रिजल्ट आएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। उसी टाइप से हमने वेक्टर ए डी निकाल लिया, तो वेक्टर ए डी हमारे पास आ जाएगा वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। और फिर हमने वेक्टर सी बी हमने निकाल लिया, वेक्टर सी बी आ जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। और लास्ट में हमने निकाल लिया वेक्टर सी डी, वेक्टर सी डी आ जाएगा वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब हमने क्या किया, हमने चारों इक्वेशन को ऐड कर लिया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये चारों रिजल्ट्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड प्लस इक्वेशन नंबर थर्ड प्लस इक्वेशन नंबर 4, चारों की चारों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। तो रिजल्ट बचेगा हमारे पास वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर सी बी और प्लस वेक्टर सी डी इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए और प्लस वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी और प्लस वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी, हमने इनको ऐड कर लिया। तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करने के बाद रिजल्ट बचा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी। वेक्टर बी में वेक्टर बी ऐड करेंगे तो रिजल्ट बचेगा 2 इंटू वेक्टर बी, वेक्टर ए में वेक्टर ए ऐड करेंगे तो -2 इंटू वेक्टर ए और वेक्टर सी में वेक्टर सी ऐड करेंगे तो -2 इंटू वेक्टर सी और वेक्टर डी में वेक्टर डी ऐड करेंगे तो +2 इंटू वेक्टर डी। अब यहां से
2 हमारे पास क्या आता है, कॉमन आता है। तो 2 को हमने कॉमन निकाल लिया। तो कॉमन निकालने के बाद रिजल्ट क्या बचेगा हमारे पास, रिजल्ट बचा 2 इंटू वेक्टर बी प्लस डी, जो प्लस की टर्म थी वो हमने एक साथ लिख ली, और माइनस यहां से ए और सी में से माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, तो रिजल्ट बचा वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इज इक्वल टू प्रूव करना था 4 इंटू वैक्टर पी क्यू। तो ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा लेता हूं और 2 से क्या करवा लेता हूं, डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड हमने इसलिए करवाया क्योंकि यहाँ पे 4 इंटू वैक्टर पी क्यू है। तो पहले हम वेक्टर पी क्यू निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा। तो वेक्टर पी क्यू हमारे पास आएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट। तो क्यू हमारे पास टर्मिनल पॉइंट है और पी क्या है, इनिशियल पॉइंट है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी डिवाइडेड बाई 2 माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से 1/2 कॉमन आता है, तो 1/2 को हमने कॉमन निकाल लिया। तो रिजल्ट बचा वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी और माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। तो अब हमने ये रिजल्ट लाने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करवा लिया, डिवाइड। तो जब ऐसा करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4, क्योंकि इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई कितनी आई, 4 आई। और ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे ये लिख लिया कि 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वेक्टर बी, 2 इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी और माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। और यहाँ पे ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट वेक्टर पी क्यू की वैल्यू है। तो वेक्टर पी क्यू है, ये वैल्यू वेक्टर पी क्यू की है। तो 4 इंटू कितना आया, वेक्टर पी क्यू आया। हम लेके कौन सी साइड चले थे, लेफ्ट हैंड साइड, और हम क्या लिया है, राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के क्या आ गई, इक्वल आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो पहले इसको डायग्रामेटिकल फॉर्म में हम समझते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या दे रखा है। तो हमने एबीसी एक ट्रायंगल ले ली, हमने ट्रायंगल ले ली एबीसी, ये हम एबीसी ट्रायंगल ले लेते हैं। और इस ट्रायंगल के अंदर हमने इसको माना ए पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं बी पॉइंट, और इसको हम मान लेते हैं सी पॉइंट। और हमने ए पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर ए माना, बी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर हमने बी माना, और सी पॉइंट के लिए हमने पोजीशन वेक्टर सी माना। अब हमने यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि कोई भी हमने दो लाइन लेनी है इस ट्रायंगल की। हम लाइन ए बी ए सी ले सकते हैं, हम लाइन ए बी बी सी ले सकते हैं, हम लाइन ए सी और बी सी भी हम ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ए बी और ए सी ये दो लाइन ले ली, क्योंकि इन्होंने कहा है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो हमने इस ट्रायंगल की दो साइड ले ली, एक साइड हमने ले ली ए बी और दूसरी साइड हमने क्या ले ली, ए सी। ए बी साइड का मिड पॉइंट हमने ले लिया डी, ये हम डी मिड पॉइंट ले लेते हैं। और ए सी साइड का मिड पॉइंट हमने ले लिया ई। तो डी हमने ए बी साइड का मिड पॉइंट लिया है। तो बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला डी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या बनेंगे, वो बनेंगे हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और डिवाइडेड बाई 2। हमने ई पॉइंट को एसी लाइन का मिड पॉइंट लिया है, तो ई पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या बनेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी और डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या प्रूव करना है कि इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये लाइन थर्ड साइड का
तीसरी साइड हमारे पास क्या है, BC है। इस साइड का क्या होगी, वो हाफ होगी। मतलब BC को 2 से डिवाइड करवा देते हैं तो वो किसके इक्वल आएगी, DE के इक्वल आएगी। हमने यहाँ पे ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो पहले हम DE जो लाइन सेगमेंट है, इस DE लाइन सेगमेंट के लिए हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो डायरेक्शन हमने ले ली D पॉइंट से E पॉइंट की तरफ। अब हमने वेक्टर यहाँ पे DE निकालना है। तो वेक्टर DE आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ E माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। और E पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर A प्लस वेक्टर C डिवाइडेड बाई 2 और माइनस D पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A प्लस वेक्टर B डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 2। तो यहां से हम इसको 1/2 कॉमन ले लेते हैं। 1/2 कॉमन लेंगे तो रिजल्ट बचेगा, इनको ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर लिया क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। तो 1/2 कॉमन लेने के बाद रिजल्ट बचा वेक्टर A प्लस वेक्टर C। ब्रैकेट को हमने ओपन कर लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर A और माइनस वेक्टर B। अब वेक्टर A से वेक्टर A हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो रिजल्ट कितना बचा, 1/2 इंटू वेक्टर C माइनस वेक्टर B। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ऑफ BC। मतलब अगर हम वेक्टर BC निकालें तो वेक्टर BC क्या आएगा, वेक्टर C माइनस वेक्टर B। तो इसका मतलब ये वेक्टर BC की वैल्यू है। तो रिजल्ट क्या बचा हमारे पास, वेक्टर DE इज इक्वल टू 1/2 इंटू वेक्टर BC। अब ये तो रिजल्ट है हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में। अब हम इसको स्केलर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो स्केलर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग नाउ टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, मोड ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, मोड ले लिया। तो मोड लेंगे तो रिजल्ट बचा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर DE इज इक्वल टू, अब 1/2 का मोड अलग और वेक्टर BC का मोड हमने अलग ले लिया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। तो 1/2 का मोड लेंगे तो 1/2 बचेगा और यहाँ पे ले लिया मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर BC। अब मैग्नीट्यूड लेने के बाद ये स्केलर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा हमारे पास। वो किस तरीके से, ये बना कि DE इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC। और यही रिजल्ट हमने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था कि BC जो लाइन है, मतलब थर्ड जो लाइन बनेगी, उस थर्ड लाइन का अगर हम हाफ करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो रिजल्ट बाकी दो जो साइड थी, मतलब एक साइड AB थी हमारे पास, एक साइड AC थी, इन दोनों साइड के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन बनेगी उस लाइन के इक्वल आ जाएगी। मतलब DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ऐसा ही इन्होंने क्वेश्चन के अंदर पूछा था। थर्ड साइड वो कहता है कि वो पैरेलल भी होगी, तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट पैरेलल भी प्रूव हो रहा है। और इन्होंने कहा कि थर्ड साइड इज हाफ ऑफ इट, जो थर्ड साइड है उस साइड का वो क्या मिलेगी, हाफ भी मिलेगी। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर यही रिजल्ट जो है हमने प्रूव करना था। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, यूजिंग वेक्टर, वेक्टर का कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है। प्रूव दैट इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट जो साइड है, अपोजिट साइड का जो पेयर बनेगा, वो पेयर हमारे पास क्या दे रखा है, इक्वल एंड पैरेलल। वो इक्वल दे रखा है और क्या दे रखा है, पैरेलल दे रखा है। तो हमने प्रूव करना है कि देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो वो हमारे पास क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो हमने पहले एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया और वो क्वाड्रिलेटरल किस फॉर्म में लिया, जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड
पैरेलल, हमने इक्वल और पैरेलल की फॉर्म में हमने ले लिया। तो हमने बना लिया, ये हमने अपना क्वाड्रिलेटरल बना लिया ए बी सी डी, और इसके अंदर जो अपोजिट जो साइड है वो अपोजिट साइड पैरेलल और क्या है, इक्वल है। हमने ये पॉइंट ले लिया ए और ये पॉइंट हमने ले लिया बी, यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया सी और ये पॉइंट हमने क्या ले लिया, डी ले लिया। ए पॉइंट के लिए हमने पोजीशन वेक्टर ए माना, बी पॉइंट के लिए हमने पोजीशन वेक्टर बी माना, और सी पॉइंट के लिए हमने पोजीशन वेक्टर सी माना, और डी पॉइंट के लिए हमने पोजीशन वेक्टर डी मान लिया। अब हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसके हम डायगोनल ले, एक डायगोनल हमने ले लिया AC, एक डायगोनल हमने AC ले लिया और दूसरा डायगोनल हमने ले लिया BD, तो ये दोनों के दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, और यहां पर इस पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर हैं वो पोजीशन वेक्टर फिर हम देखते हैं किस फॉर्म में आते हैं, ताकि वो फॉर्म हम फिर चेक करें और उससे हमें ये प्रूव हो कि ये हमारे पास क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। कहने का मतलब ये हुआ कि AC जो डायगोनल है, इस AC डायगोनल का यूज करके हम यहाँ पे इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, और BD जो डायगोनल है, इस BD डायगोनल का यूज करके हमारे पास ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ए पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर ए मान लिया, बी के लिए हमने वेक्टर बी मान लिया, सी के लिए हमने वेक्टर सी मान लिया, और डी के लिए हमने क्या मान लिया, वेक्टर डी मान लिया। अब इन्होंने दे रखा है कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, मतलब ए बी जो साइड है वो ए बी साइड डीसी के पैरेलल है, और क्या दे रखी है, ए बी साइड इस डीसी साइड के इक्वल भी दे रखी है, और ए डी जो साइड है वो ए डी साइड बी सी के पैरेलल है, और क्या दे रखी है, ए डी साइड बी सी साइड के इक्वल भी हमारे पास गिवन है, पैरेलल भी है और क्या है, इक्वल भी है। तो हमने यहां से वेक्टर ए बी निकाल लिया, तो वेक्टर ए बी हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और फिर हमने यहाँ पे निकाल लिया वेक्टर डीसी, क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल और इक्वल है। वेक्टर डीसी आ जाएगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ए को मैं लेके गया राइट हैंड साइड और डी को मैं लेके आया लेफ्ट हैंड साइड, तो रिजल्ट क्या बचा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी और प्लस वेक्टर डी। अब दोनों को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवा लिया, 1/2, और यहां पर भी कितना आ गया, 1/2। तो इस रिजल्ट से हमें यहाँ पे ये कंक्लूजन मिला कि लेफ्ट हैंड साइड में जो रिजल्ट दे रखा है, ये रिजल्ट ए सी डायगोनल का जो मिड पॉइंट है, यहाँ पे ये मिड पॉइंट हमने ले लिया ओ, इस मिड पॉइंट ओ के लिए पोजीशन वेक्टर क्या बने, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डिवाइडेड बाई 2, और बी डी डायगोनल का जो मिड पॉइंट है ओ, इस ओ पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर क्या बने, वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी डिवाइडेड बाई 2, और ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल है वो डायगोनल आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, और वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे ओ पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर आए, वो पोजीशन वेक्टर अगर AC डायगोनल लेते हैं तो वो 1/2 इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी आया। अगर हम बी डी डायगोनल लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट बचा 1/2 इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी आया। तो यहां से ये रिजल्ट होता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट of the midpoint AC is equal to position vector of the midpoint, position vector of the midpoint BD। इन दोनों के पोजीशन वेक्टर क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल AC एंड मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल BD आर कोइंसिडेंट। दोनों के दोनों मिड पॉइंट क्या है, कोइंसिडेंट है, और दोनों के दोनों डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट ईच अदर,
दोनों के दोनों डायगोनल आपस में एक-दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट भी करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सो एबीसीडी एबीसीडी इज़ अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी हमारे पास क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया और इस क्वेश्चन के अंदर हमने यही प्रूव करना था। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देखिएगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।